तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर। उसमें जो सिलेबस में लिखा हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था में एक जो टॉपिक है महत्वपूर्ण आयोग, वो हमने कवर कर लिया है। और इस वीडियो में हम सिलेबस का दूसरा जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, जिसका नाम है उच्चतम न्यायालय। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय की हम बात करते हैं। थंबनेल पे जैसा कि आपने देख लिया है, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, और अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। तो जो मूल संविधान है उसमें 22 भाग हैं, और 22 भाग के 5 भाग नंबर 5 में पहले भाग में क्या है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र है। दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता है। तीसरे भाग में क्या है? तो मूल अधिकारों का प्रावधान है। चौथे में क्या है? डीपीएसपी है। और पांचवें में क्या है? संघ सरकार। ठीक है, तो संघ जो पांचवा भाग है, उसी संघ में अध्याय, इस पांचवें भाग, ये क्या है? एक यूनिट है, इसको एक यूनिट मान लो। ठीक है, और इसी यूनिट में जो अध्याय 4 है, क्या है? अध्याय 4, उसमें किसका वर्णन किया गया है? उच्चतम न्यायालय का, भारतीय न्यायपालिका का। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 में, और अध्याय की अगर बात करें तो कौन सा है? 4। ठीक है, और इसका जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 124 से लेकर के 147 तक भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अब हम बात करें जो उच्चतम न्यायालय है, उसके एक संक्षिप्त इतिहास की बात करते हैं। जो है ब्रिटिश शासन के दौरान कैसे धीरे धीरे जो है उच्चतम न्यायालय का विकास हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार और आताई तरीके का जो शासन था, उसको इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में ब्रिटिश शासन जो था, वहाँ से 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने के लिए। और उसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान ये भी किया गया कि यहाँ पे जो है एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो 1774 में सबसे पहले कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, जो क्या करता था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मामले देखता था। ठीक है, तो सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया? कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो क्या करता था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्या देखता था? मामले देखता था। ठीक है, इसमें एक प्रधान न्यायाधीश था, जिसका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है, ये याद रखना, आप कई बार एग्जाम में पूछते हैं। एक प्रधान न्यायाधीश था, उसका नाम क्या था? एलिजा इम्पे। ठीक है, दो अन्य न्यायाधीश थे, इनका क्या नाम था? चैम्बर्स और हाइड। ठीक है, चैम्बर्स और हाइड। तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसमें एक प्रधान न्यायाधीश था, उसका नाम था एलिजा इम्पे, और दो अन्य न्यायाधीश, इसका क्या नाम था? चैम्बर्स और हाइड। उसके बाद में 1800 में मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और 1823 में बम्बई में क्या किया गया? एक उच्चतम न्यायालय जो है खोला गया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ? 1861 का अधिनियम आया, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, ये पारित हुआ। और उसके दौरान क्या हुआ? इन तीनों को तो कर दिया गया समाप्त। ठीक है, 1861 तक इसमें जो है बहुत सारे प्रांत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके अधीन आ चुके थे, और अलग अलग प्रांत जो है बन चुके थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया गया? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के जो उच्च न्यायालय थे उनको तो कर दिया समाप्त, और जो प्रत्येक प्रांत था, विभिन्न जो प्रांत थे, उनमें एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। ठीक है, किसके अधीन? भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। इसको जो है आप याद रखना, ये जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कौन सा अधिनियम? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। इसके तहत क्या किया गया? इन तीनों को, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों के उच्च न्यायालय को समाप्त कर दिया गया, और प्रत्येक प्रांत में एक उच्च न्यायालय खोल दिया गया। ठीक है, अब देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इन न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया। कब तक बनाया गया? कि जब तक ये सर्वोच्च न्यायालय रहेंगे अलग अलग प्रांत में, जब तक कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना नहीं हो जाए। संघीय न्यायालय मतलब जैसे अलग अलग प्रांत हैं, जैसे वर्तमान में तमिलनाडु है, राजस्थान है। ठीक है, ये सब अलग अलग प्रांत मान लो इनको। ठीक है, तो इनका
के खिलाफ जाने के लिए एक संघीय न्यायालय, जो इनके बीच में अगर कोई मामला हो जाए तो उसको सुनने के लिए क्या होना चाहिए, एक संघीय न्यायालय। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जब तक संघीय न्यायालय की स्थापना नहीं हो तब तक इनको क्या कर दिया जाए, सर्वोच्च न्यायालय बना दिया जाए। ठीक है, उसके बाद में जब भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद में क्या किया गया, 28 जनवरी 1950 को भारत जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी पहली बैठक हुई। ठीक है, संघीय न्यायालय बनाया गया और इससे सर्वोच्च न्यायालय को प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट का स्थान लिया। ठीक है, प्रिवी काउंसिल क्या होती है, प्रिवी काउंसिल जो है, प्रिवी जो प्राइवेट का शॉर्ट रूप है। ठीक है, प्रिवी जैसे ब्रिटिश है तो ब्रिटिश के अंदर जैसे एक लोकसभा, अपनी लोकसभा है, वैसा एक लोअर सदन है और एक राज्यसभा है। तो राज्यसभा की तरह वहाँ भी एक उच्च सदन है, वो क्या है, अमीरों का सदन है। और उन अमीरों के सदन में से भी कुछ जो लोग हैं उनका एक समूह है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रिवी काउंसिल। तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस दौरान क्या होता था कि जैसे उच्च न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया, अब इसके खिलाफ कहाँ अपील कर सकते हो आप, प्रिवी काउंसिल में। मतलब इस न्यायालय के खिलाफ कहाँ जा सकते हो, प्रिवी काउंसिल में। ठीक है, मतलब अंतिम अधिकार किसके पास थे, प्रिवी काउंसिल के पास। ठीक है, लेकिन जैसे भारत आज़ाद हुआ, सर्वोच्च न्यायालय को स्थापना हुई। ठीक है, तो जो अपील का जो अंतिम अधिकार था वो भी किसको दे दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय को, अपने उच्चतम न्यायालय को दे दिया गया कि प्रिवी काउंसिल भी यही है और संघीय न्यायालय जो फेडरल, जो राज्यों के आपस में विवाद होते हैं वो सुनने के लिए भी कौन है, यही है। ठीक है, दोनों अधिकार किसको दे दिए गए, उच्चतम न्यायालय को दे दिए गए। और इसकी स्थापना कब की गई, 28 जनवरी 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय की क्या कर दी गई, अपने स्थापना कर दी गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो संक्षिप्त इतिहास है वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 124। ठीक है, आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक भारतीय संविधान में भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का क्या है, वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उसका जो पहला अनुच्छेद है क्या है, 124। तो 124 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 124 में इसमें सदस्य संख्या कितनी होगी, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें उस समय प्रावधान किया गया कि एक सीजीआई होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होगा। मतलब टोटल कितने होंगे, 8। ठीक है, तो अब प्रश्न में अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये कथन आए कि मूलतः संविधान में मूलतः 8 न्यायाधीशों की या फिर एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सही है। मूल रूप से कितना था, सीजीआई प्लस 7 अन्य न्यायाधीश। और जो इनके वर्दी की जाएगी वो कौन करेगी, संसद करेगी। ये प्रावधान, ये जो शक्ति किसको दी गई, संसद को दी गई कि संसद समय समय पर जो है इनकी संख्या को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो संसद ने वर्तमान में कितनी कर रखी है, 1 + 33, मतलब वर्तमान में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, टोटल 34। इनकी संख्या जो है समय समय पर बढ़ाई गई है। जैसे 1950 में कितनी थी, 8 न्यायाधीश होते थे। फिर 1956 में कितने किए गए, 11। 1960 में बढ़ा करके 14 कर दिया गया। 1978 में फिर संख्या बढ़ाई गई और कितने हुए, 18। 1986 में कितने किए गए, 26। 2009 में कितने थे, 31। और हाल ही में 2019 में कितनी कर दी गई संख्या, 34। ठीक है, कार्यभार को देखते हुए यह शक्ति किसको मिली हुई है, संसद को। तो ये संख्या कौन बढ़ाती है, संसद बढ़ाती है। ठीक है, अब इन न्यायाधीशों की संख्या तो डिसाइड कर दी, अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, तो भारतीय जो उच्चतम न्यायालय है उसके अंदर एक परंपरा थी। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और परंपरा क्या थी, किसके आधार पर करेगा, तो वरिष्ठता के आधार पर करेगा। वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और आधार क्या होगा, वरिष्ठता। ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है, ये एक परंपरा थी कि वरिष्ठ जो न्यायाधीश है उसी को क्या बना दिया जाए, मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाए। उस टाइम पे ये बात हुई कि वह वरिष्ठता के आधार पर बनाएंगे। लेकिन इन्होंने जो है, जो वरिष्ठता के आधार पर जो परंपरा चलाई थी उस परंपरा को 2 बार तोड़ दिया गया। कब तोड़ दिया गया, 1973 में और 1977 में। तो 1973 में क्या हुआ, अजीत नाथ रे, ठीक है, इनको क्या बना दिया गया, सीजीआई बना दिया गया। जबकि ये वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं थे, इनसे ऊपर भी 3 न्यायाधीश थे। कौन कौन से थे, एक तो थे सेलट, JM सेलट, दूसरे थे KS हेगड़े और तीसरे थे AS ग्रोवर। ठीक है, अब ये चौथे नंबर पे थे, अजीत नाथ रे कितने नंबर पे थे, चौथे नंबर पे। अब इन तीनों को लांग कर, ठीक है, इन तीनों को छोड़ करके किसको बना दिया गया, अजीत नाथ रे को। मतलब एक बार तो ये परंपरा यहाँ तोड़ दी गई। उसके बाद में
1977 में। 1977 में क्या हुआ, मिर्ज़ा हिदायतुल्लाह बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, जबकि वरिष्ठ न्यायाधीश कौन थे, HR खन्ना। तो HR खन्ना को छोड़ करके किसको बना दिया गया, मिर्ज़ा हिदायतुल्लाह बेग को। तो फिर लोगों में ये बात आई कि भाई चलो तुमने अब किसी को भी तुम बना रहे हो, ठीक है, वरिष्ठता के आधार को तो आप मान नहीं रहे। तो फिर जो अनुच्छेद 124 है उसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा। तो फिर सलाह लेने का मतलब क्या है, सलाह तो तुम मान ही नहीं रहे, ठीक है, वरिष्ठता जो है उसको लांग करके आप अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हो, उनको मुख्य न्यायाधीश बना रहे हो, ठीक है। तो फिर इस परामर्श का मतलब क्या है, ठीक है, परामर्श लेने का क्या मतलब है, क्योंकि देखो राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से, और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री की बात मानना किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इनडायरेक्ट रूप से जो प्रधानमंत्री है, जो सरकार है, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है, वही क्या कर रही है, मुख्य न्यायाधीश की क्या कर रही है, नियुक्ति कर रही है, और फिर वरिष्ठता को भी नहीं मान रहे। तो फिर लोगों ने ये बात आई कि भाई जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श लेगा, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, तो फिर इसका मतलब क्या है, इस परामर्श का क्या मतलब है, ठीक है। तो इस परामर्श का क्या मतलब है, तो इसके लिए सबसे पहले प्रथम न्यायाधीश केस हुआ 1982 में। 1982 में सबसे पहले प्रथम न्यायाधीशवाद का जो है केस हुआ। इसको क्या कहते हैं, SP गुप्ता बनाम भारत संघ भी कहते हैं, ठीक है, SP गुप्ता बनाम भारत संघ, प्रथम न्यायाधीश केस। इसमें क्या हुआ, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई जो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के जो बीच में परामर्श है, सलाह है, वो तो केवल विचारों का आदान प्रदान है, वो तो क्या है, विचारों का आदान प्रदान है, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह तो कोई भी किसी को भी दे देता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो फ्री में मिलती है वो आपको पता ही है क्या मिलती है, सलाह मिलती है, आपको भी खूब लोगों ने दी होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति व मुख्य न्यायाधीश के मध्य केवल विचारों का आदान प्रदान है, इसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही होनी चाहिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही। मंत्रिपरिषद की सलाह का क्या मतलब है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया, कौन से वाद में दिया, प्रथम जजेस केस में। कब हुआ था ये, 1982 में। इसको SP गुप्ता बनाम भारत संघ मामला भी कहते हैं, ये आप याद रखना। फिर उसके बाद द्वितीय न्यायाधीश वाद 1993 में, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट बदल गया अपनी बात से, ठीक है, अपने निर्णय से, जो पहले निर्णय दिया था पहले जजेस केस में उससे बदल गया कि नहीं नहीं, ये जो सलाह जो है ये माननी पड़ेगी आपको, लेकिन ये सलाह बाध्यकारी तो है, लेकिन ये सलाह केवल CJI नहीं देगा। कौन देगा, CJI देगा, प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश भी इसके साथ होंगे। तो 3 लोग मिलकर के क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे, और राष्ट्रपति के लिए सलाह जो है मानना बाध्यकारी होगा, ठीक है। अगर सलाह नहीं मानता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में यह निर्णय भी दिया गया कि वरिष्ठ न्यायालय को ही, जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश है, उसी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। तो द्वितीय न्यायाधीश केस कब हुआ, 1993 में। और 1993 में क्या किया गया, जो कॉलेजियम व्यवस्था है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलेजियम व्यवस्था, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कॉलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया गया, कब अपनाया गया कॉलेजियम व्यवस्था को, 1993 में। लेकिन कॉलेजियम शब्द का प्रयोग कब किया गया, 1998 में। जो तीसरा जजेस केस था उसमें कॉलेजियम शब्द का प्रयोग किया गया, और 1993 में जो है कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। कॉलेजियम, ये जो व्यवस्था है ना, CJI प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश इसको सलाह देंगे, यही क्या है, कॉलेजियम व्यवस्था है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न अगर आए, ये पहले पूछा हुआ है एग्जाम्स में कि जो है कॉलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया गया था, तो कब अपनाया गया था, 1993 में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में 1993 में, ठीक है, और इसी जो द्वितीय जजेस केस है, इसी में जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसने ये भी कहा कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश है,
उसी को क्या बनाया जाना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। तो ये दो बातें याद रह जाएंगी, ठीक है। अब अगला देखिए, तीसरा जजेज केस 1998 में, ठीक है। पहला कब हुआ था, 1982 में, दूसरा कब हुआ, 1993 में, और तीसरा कब हुआ, 1998 में। इसमें क्या हुआ, इसमें कॉलेजियम व्यवस्था शब्द का जो है प्रयोग किया गया, ठीक है। पहले कितने थे, 1+2, अब कितने हो गए, 1+4, टोटल कितने हो गए, 5। 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस 1 सीजीआई, एक मुख्य न्यायाधीश। ये क्या करेगा, सलाह देगा राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, और इसकी सलाह जो मानना क्या है, बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए। लेकिन अगर दो न्यायाधीश जो है अगर असहमत हैं तो फिर मानने बाध्य नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि 2 तो ये हो गए, 1 खुद हो गया, 3 के हो गए, देखो 5 तो ये हो गए, 1 राष्ट्रपति, टोटल 6 लोग हैं। अब अगर इसमें 2 असहमत हैं तो 1 राष्ट्रपति, 3 बराबर का मामला हो गया, तो मानना बाध्यकारी नहीं है। वो चाहे तो मानने सलाह और नहीं चाहे तो नहीं माने, ठीक है। तो यदि कॉलेजियम के 2 सदस्य असहमत है तो सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो अब जो है आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कॉलेजियम व्यवस्था में, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कितने न्यायाधीश होने चाहिए, ठीक, कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों का प्रावधान है, तो कितने का है, 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का, और टोटल कितने का है, 5 का, एक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो गया, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए टोटल कितने न्यायाधीश, 1+4, ठीक है। और कॉलेजियम व्यवस्था शब्द का प्रयोग कब किया गया, 1998 में, ठीक है। और अगर 2 सदस्य असहमत है तो सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। अब संविधान में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसने निर्णय दे दिए, उसके बाद सरकार को लगा कि वैसे काम चल नहीं रहा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट पे क्या होता है क्या नहीं होता, कई बार पारदर्शिता का अभाव, ऐसे आरोप भी लगते हैं, ठीक है। तो सरकार ने एक जो है एनजेसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसका गठन किया, ठीक है। 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014। सरकार ये बोला सुप्रीम कोर्ट को कि एक काम करते हैं, अपन एक एनजेसी का गठन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो इसमें कुल 6 सदस्य होंगे, और ये 6 सदस्य मिलकर के एक कमेटी होगी 6 सदस्यों की। ये कमेटी मिलकर के क्या करेगी, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। इसमें कौन कौन होगा, तो इन्होंने बोला कि एक तो सीजीआई होगा, ठीक है, 2 न्यायाधीश होंगे, ठीक है, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, 1 विधि मंत्री होगा, ठीक है, और 2 अन्य सदस्य होंगे। और ये जो 2 अन्य सदस्य हैं, इनकी जो नियुक्ति, इनका चुनाव कौन करेगा, उसमें एक 3 अन्य सदस्यों की एक समिति होगी, जिसमें कौन कौन होगा, एक तो सीजीआई होगा, एक भारत का प्रधानमंत्री होगा, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला सरकार ने कि एक बनाते हैं एनजेसी, ठीक है। एनजेसी इन्होंने बना दी, उसमें 6 सदस्य होंगे, और ये 6 सदस्य मिलकर के क्या करेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक तो सीजीआई होगा, 2 न्यायाधीश होंगे, एक विधि मंत्री और 2 अन्य न्यायाधीश, एक अन्य सदस्य। और इन 2 अन्य जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा, सीजीआई, पीएम और लोकसभा विपक्ष का नेता, ठीक है। तो ये 99 संविधान संशोधन लेके आए, एनजेसी का प्रावधान किया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2015 में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया कि जो न्यायालय है वो अपने निर्णय लेने में स्वयं स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये असंवैधानिक है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो 2015 में क्या कर दिया, इसको शून्य घोषित कर दिया, ठीक है। जगदीश सिंह खेर ने अध्यक्षता में 5 सदस्य जो पीठ बनी थी, उसने क्या कर दिया, इसको शून्य घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये तो था जजेस केस, इसको जो है चौथा जजेस केस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है। अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, कि कौन व्यक्ति योग्य होगा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के लिए, ठीक है। योग्यता देखते हैं, तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, एक तो क्या हो, भारत का नागरिक हो, दूसरा 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में क्या किया, उसने वकील रहा हो, वकालत की हो, राष्ट्रपति की राय में क्या हो, प्रख्यात विधिवेता हो, ठीक है। तो योग्यता क्या क्या हो गई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, एक तो क्या हो, उच्च न्यायालय में वकील रहा हो 10 साल तक, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात विधिवेता हो, और क्या हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। अब कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना है, ठीक है, कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल का जो है संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके कार्यकाल का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है।
उनके निश्चित कार्यकाल जो है निश्चित नहीं किया गया कहाँ पर, संविधान में। तो कौन प्रावधान करेगा फिर, कौन करेगा, संसद करेगी। संसद के द्वारा निर्धारित होता है क्या, कार्यकाल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का, ठीक है। लेकिन इन्होंने न्यूनतम आयु और न्यूनतम कार्यकाल तो डिसाइड नहीं किया है, लेकिन संविधान में 65 वर्ष की जो आयु है वो उन्होंने निर्धारित की है कि 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश जो है वो रहेगा, और अगर बीच में वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे तो वो हट सकता है, ठीक है। इसके अलावा उस पर कदाचार का आरोप हो, ठीक है, महाभियोग के तहत, असक्षमता के तहत उसको हटाया जा सकता है, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक जो है वो अपने पद पर रहेगा। न्यूनतम डिसाइड नहीं है, लेकिन अधिकतम डिसाइड है 65 वर्ष की आयु तक। निर्धारित कौन करेगा, संसद के द्वारा। संसद निर्धारित करेगी कार्यकाल कितना होगा, ठीक है। संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। अब बात करते हैं शपथ की। तो शपथ की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति संविधान की शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। कैसे दिलाएगा, तीसरी अनुसूची। तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। तो उसमें से तीसरी जो अनुसूची है वो क्या है, शपथ से संबंधित है। तो तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 124(4), पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। जो महाभियोग है, महाभियोग शब्द का प्रयोग जो है राष्ट्रपति के लिए किया गया है, उच्चतम न्यायालय को हटाने की प्रक्रिया के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो हटाने के आधार क्या क्या होंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, और उसमें उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने का जो है वो आधार क्या क्या होगा। तो आधार क्या होगा, एक तो सिद्ध कदाचार, ठीक है। दूसरा असक्षमता, या तो कदाचार सिद्ध हो जाए, ठीक है, आरोप सिद्ध हो जाए, या फिर वो असक्षम है, अपने कार्य को क्या करने में क्या है, असक्षम है, ठीक है। तो उस पर क्या, उसको हटाने की प्रक्रिया जो है की जा सकती है। तो शुरुआत किसी भी सदन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखो शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत किसी भी सदन में की जा सकती है, किसी भी सदन में शुरुआत जो है वो की जा सकती है, ठीक है। किसी भी सदन में मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अगर शुरुआत की जाती है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर पहले होने चाहिए, ठीक है। और अगर राज्यसभा में की जाती है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर क्या होने चाहिए, पहले होने चाहिए। अब अगर लोकसभा में शुरुआत करी है, अब 100 सदस्यों के हस्ताक्षर भी पहले हो गए, तो अब मामला किसको जाएगा, सभापति को, ठीक है। लोकसभा में तो किसके पास जाएगा, स्पीकर के पास, और राज्यसभा में किसके पास जाएगा, जो सभापति है, ठीक है। अब सभापति क्या करेगा, उसको स्वीकार या अस्वीकार करेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं किसी भी सदन में, ठीक है। किसी भी सदन में जो है शुरुआत की जा सकती है। अगर लोकसभा में शुरुआत करते हैं तो 100 सदस्यों के पूर्व हस्ताक्षर होने चाहिए, और अगर राज्यसभा में शुरुआत करते हैं तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर के बाद ये सभापति या स्पीकर के पास जाएगा मामला। स्पीकर क्या करेगा, इसको अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है। अगर अस्वीकार करता है तो मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सभापति स्वीकार करता है तो क्या होगा, इसकी जांच करवाएगा। जांच के लिए क्या करेगा, एक समिति का गठन करेगा, 3 सदस्यीय समिति का क्या करेगा, गठन करेगा। इस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होगा, एक तो CJI होगा, ठीक है। अगर CJI नहीं है तो अन्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन होगा, अन्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा दूसरा सदस्य, और तीसरा सदस्य कौन होगा, विख्यात विधिवेत्ता। अब ये जो समिति इन्होंने गठित करी है, ये समिति क्या करेगी, इसकी जांच करेगी, ठीक है। जांच करेगी, अगर जांच में आरोप सही पाया गया है, जांच करेगी, जांच करके रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट में अगर आरोप सही है, आरोप क्या है, सही है, तो ये विशेष बहुमत से पारित करेगा। विशेष बहुमत से उस सदन में पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत का क्या मतलब है, इसमें 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। पहली शर्त तो क्या है कि कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है। उस सदन में जितनी सीटें हैं टोटल उनका बहुमत होना चाहिए 50+1, ठीक है। और वहाँ पर जो उपस्थित है, उपस्थित सदस्य प्लस उनमें मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। वहाँ पर उपस्थित कितने लोग हैं सदन में,
और उनमें से मतदान करने वाले कितने लोग हैं, उनका 2/3, ठीक है। और दूसरा कुल सदस्यों का बहुमत। ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत हो जाएगा। इस विशेष बहुमत के आधार पर इसको पारित करेंगे। अब दोनों सदनों में जो है विशेष बहुमत से इसको पारित कर देंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति को हटाने की सूचना दी जाएगी और राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको हटाने का आदेश जारी करेगा और न्यायाधीश को जो है हटा दिया जाएगा। तो ये क्या है, इसको हटाने की पूरी प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले शुरुआत किसी भी सदन में कर सकते हैं। अगर लोकसभा में शुरुआत करते हैं तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर पहले होने चाहिए, ठीक है। राज्यसभा में करते हैं तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर पूरे होने चाहिए। और अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गई, उसके बाद मामला कहाँ जाएगा, सभापति के पास। अगर लोकसभा है तो लोकसभा में किसके पास जाएगा, स्पीकर के पास। और अगर राज्यसभा है तो किसके पास जाएगा, सभापति के पास। अगर ये जो सभापति या स्पीकर है वो क्या कर सकता है, इसको स्वीकार कर सकता है मामले को या अस्वीकार कर सकता है। अगर अस्वीकार करता है तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। अगर स्वीकार करता है तो फिर वो इसकी जांच करवाएगा। जांच करवाने के लिए वो 3 सदस्य समिति गठित करेगा। और 3 सदस्य समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, एक तो भारत का क्या होगा, CJI होगा या फिर उसकी जगह अन्य न्यायाधीश होगा। इसके अलावा किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। और तीसरा सदस्य कौन होगा, विख्यात विधिवेत्ता होगा, ठीक है। वो इसकी जांच करेंगे। अगर वो आरोप सही पाते हैं, ठीक है, तो उस सदन के अंदर इसको विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। फिर ये दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ भी विशेष बहुमत से पारित होगा। और उसके बाद राष्ट्रपति को जो है सूचना दी जाएगी और राष्ट्रपति फिर इसको हटाने का आदेश जारी कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी तक किसी भी न्यायाधीश को जो है हटाया नहीं गया है इस प्रक्रिया से, ठीक है। तो किसी पर भी महाभियोग की जो प्रक्रिया लागू नहीं हुई है, ठीक है। तो अब हम बात करें इसकी, कौन कौन से न्यायाधीश है जिनके खिलाफ जो है ये प्रक्रिया लाई गई थी। कौन कौन से न्यायाधीश है जिनके खिलाफ ये प्रक्रिया लाई गई थी, ठीक है। तो आज तक केवल उच्चतम न्यायालय में वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग मई 1993 में लाया गया था, लेकिन जो है पारित नहीं हुआ। तो सबसे पहले वी रामास्वामी। तो ये अगर प्रश्न में आया जाए कि कौन से जो न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ महाभियोग जो है हटाने का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन जो है पारित नहीं हुआ, तो कौन थे, वी रामास्वामी। इनके खिलाफ 1993 में क्या लाया गया था, महाभियोग लाया गया था, लेकिन जो है पारित नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में 18 अगस्त 2011 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सौमित्र सेन, क्या नाम है इनका, सौमित्र सेन, कहाँ के न्यायाधीश है, कलकत्ता के, ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इनके खिलाफ 18 अगस्त 2011 को क्या लाया गया था, महाभियोग लाया गया था। इनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। राज्यसभा में जो है लाया गया था और पारित भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में पारित होने से पहले इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो इन्होंने प्रक्रिया के दौरान ही क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो ये भी पारित नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना नाम आप, ये जो है आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि कौन से न्यायाधीश थे, ऑप्शन में सौमित्र सेन का नाम भी आएगा, ठीक है। तो ये पूछे हुए हैं, पहले पूछा हुआ है ये सवाल कि सौमित्र सेन जो है किसके खिलाफ महाभियोग, राज्यसभा में महाभियोग के जो प्रस्ताव लाया गया था हटाने का लेकिन पारित नहीं हुआ था, तो किसके खिलाफ, सौमित्र सेन के। कौन है ये, तो ये क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, कहाँ के, कलकत्ता उच्च न्यायालय के, ठीक है। कहाँ लाया गया था, राज्यसभा में। उसके बाद अगस्त 2011 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं PD दिनाकरन, ठीक है, PD दिनाकरन, इनके विरुद्ध भी कब लाया गया था, अगस्त 2011 में सुनवाई होनी थी, परंतु इन्होंने पहले ही 29 जुलाई 2011 को ही तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को क्या दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। तो इस बार भी जो है पारित नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद में और एग्जाम्पल है 2015 में JB पारडीवाला, ये क्या है, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। SK गंगेल, ये MP के थे, इनके खिलाफ भी लाया गया लेकिन ये पारित नहीं हुआ। 2016 में CV नागार्जुन रेड्डी, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के, इनके खिलाफ भी नहीं हुआ। 2018 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ भी क्या लाया गया था, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन वो पारित नहीं हो पाई। तो अभी तक किसी भी एक भी न्यायाधीश को जो है से हटाया नहीं गया है। प्रस्ताव लाए गए हैं लेकिन जो वो पारित होने से पहले जो है ये इस्तीफा दे देते हैं या फिर जो पारित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है।
तो ये हमने क्या देखी है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया देखी है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये हमने क्या देख ली, हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, आधार क्या है, सिद्ध कदाचार और असक्षमता। इसके आधार पे क्या है, उच्चतम न्यायालय को, न्यायाधीश को जो है हटाया जा सकता है। तो अब आर्टिकल 124 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 124 कंप्लीट कर लिया है, और उसके अलावा जो 3 जजेज केस है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 125 की। अनुच्छेद 125, ठीक है। तो अनुच्छेद 125 क्या कहता है, देखो भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक। ठीक है, अब 124 हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे 125। 125 में क्या लिखा हुआ है, जो न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके वेतन भत्ते पेंशन, ठीक है, ये आदि सेवा शर्तें। तो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा, ठीक है। तो ये कौन करेगा, ये संसद के द्वारा। इसका कौन निर्धारित करेगा, तो संसद जो है विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर इसका प्रावधान करेगी। ठीक है, अगर ये ऑप्शन प्रश्न आए और ऑप्शन में ये आए कि भाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो वेतन सेवा शर्तें भत्ते हैं ये कौन निर्धारित करता है, और वो ऑप्शन में आए राष्ट्रपति, ठीक है, तो राष्ट्रपति मत करना, क्या करना है, संसद। कौन निर्धारित करता है सेवा शर्तें, संसद करती है विधि बनाकर। ठीक है, तो वर्तमान में कितना निर्धारित कर रखा है, सीजीआई का 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000। ठीक है, और जो पेंशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वेतन का 50%, मतलब जो वेतन मिलेगा उसका 50% क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अनुच्छेद 125, इसमें क्या है, वेतन और भत्ते। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 में किसका प्रावधान है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का। कि राष्ट्रपति जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। कब कर सकता है, आर्टिकल 126 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो ये कर कब सकता है, ठीक है, क्या हो, यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। ठीक है, जैसे मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो, रिक्त हो। रिक्त होने का क्या मतलब है, रिक्त होने से तात्पर्य है कि मान लो पद पे रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त हो गया, या फिर उसका कार्यकाल पूरा हो जाए तो भी पद रिक्त माना जाएगा, या फिर वो खुद इस्तीफा दे दे तो भी पद रिक्त हो गया, या फिर उसको हटा दिया जाए, प्रस्ताव के जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसके तहत क्या कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए तो भी पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पद रिक्त हो तो जो है राष्ट्रपति उस टाइम पे, उस समय पर जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसके कार्य करने के लिए, ठीक है, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है अनुच्छेद 126 के तहत। ठीक है, या तो क्या हो, पद रिक्त हो, या फिर अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, कि ठीक है लंबे दौरे पे विदेश घूमने चले गए और आए नहीं काफ़ी दिनों से। ठीक है, तो पद क्या है, रिक्त हो गया। पद रिक्त हो गया तो जो है मामले तो कार्य तो करना ही पड़ेगा, तो नित्य क्रम के जो कार्य हैं वो तो करने पड़ेंगे। तो कार्यों को करने के लिए इन्होंने क्या है, एक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। ठीक है, अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ है, ठीक है, मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर जो है वो ऐसी कोई बीमारी उनको हो गई जो अपना कार्य करने में असमर्थ है, तो उस दौरान क्या करेगा, एक कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति कर सकता है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तो आर्टिकल 125 में क्या है, वेतन एवं भत्ते हैं। आर्टिकल 126 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 127 की। अनुच्छेद 127 की, अनुच्छेद 127 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 127 में से लिखा हुआ है कि भाई जो जैसे गणपूर्ति होती है, ठीक है, क्वोरम होता है, जो काम स्टार्ट करने के लिए उच्चतम न्यायालय में किसी कार्य को स्टार्ट करने के लिए एक फिक्स न्यायाधीशों की संख्या डिसाइड होती है, भाई इतने न्यायाधीश आएंगे तो कार्य स्टार्ट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वोरम या गणपूर्ति। अब वो क्वोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही लेकिन कार्य को शुरू करना है, तो उसके दौरान जो है वो किसी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है कि भाई गणपूर्ति स्टार्ट हो तो अपन कार्य स्टार्ट करें। ठीक है, तो 127 अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की क्या कर सकता है, नियुक्ति। तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी, तो अस्थायी न्यायाधीशों की क्या कर सकता है, नियुक्ति। क्यों करेगा,
तो उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति को पूरा करने के लिए, ठीक है। कैसे करेगा? तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेगा कि इस व्यक्ति को जो है, वो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। उस व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेंगे कि भाई इस व्यक्ति को जो है हम नियुक्त कर रहे हैं। किसे कर सकता है? तो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उस व्यक्ति को जो है क्या कर सकते हैं? तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए संबंधित जो न्यायालय है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है, ठीक है। तो 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे 127, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो 7 को कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। तो ये तय है, इसका मतलब क्या है? तदर्थ, ठीक है। 127 को कैसे याद रखोगे? 127 7 आ रहा है, 7 को ऐसे लिखते हैं तय, तय आ रहा है, तय का मतलब तदर्थ न्यायाधीश। तो 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। अब देखिए, गणपूर्ति जो सामान्य बैठक होती है उसके लिए कितने होने चाहिए? 3 न्यायाधीश होने चाहिए, ठीक है, शुरुआत करने के लिए गणपूर्ति। अगर राष्ट्रपति को सलाह देनी है तो कितने होने चाहिए? 5 न्यायाधीश। अभी जब हमने कोलेजियम व्यवस्था पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि आप इसको याद रखना। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कोलेजियम व्यवस्था कितनी की गई है? 1+4, मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो 1 मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, टोटल कितने हो गए? 5, ठीक है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कितने न्यायाधीश होने चाहिए? 5। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कितने न्यायाधीश होने चाहिए, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सीजीआई के अलावा कितने न्यायाधीश होने चाहिए, तब आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अब देखिए, अपीलीय मामलों में सुनवाई के लिए कितने न्यायाधीश होने चाहिए? टोटल 3। आज तक जो सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बनी है वो बनी है केशवानंद भारती वाद 1973 में, ठीक है। कौन कितने की बनी है? 13 की। 13 न्यायाधीश एक साथ बैठे थे केशवानंद भारती वाद में, सबसे बड़ी पीठ थी। तो ये आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 128, ठीक है। 125 में क्या है? न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं, संसद निर्धारित करती है। 126 में क्या है? तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति है, राष्ट्रपति करता है। 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है, कब करते हैं? गणपूर्ति को पूरा करने के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं 128। 128 में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। 128 में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। क्यों करेंगे? ठीक है भाई, नियुक्ति क्यों करेंगे? जब पहले से न्यायाधीश है तो सेवानिवृत्त को बुलाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो क्यों करेंगे? तो अगर कार्यभार अधिक हो जाए, ठीक है, मामले वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबित है, आपको पता है जो कोर्ट है उसमें बहुत सारे मामले जो है पेंडिंग चलते रहते हैं, तो कार्यभार अधिक हो जाए। तो कार्यभार अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? जो रिटायर हो चुके हैं न्यायाधीश, उनको जो है उनकी नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। किसे करेंगे? तो किसी भी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। उनको वापस बुला सकते हैं कि भाई साहब आप आ जाओ, थोड़ा सा काम बढ़ गया है इसलिए थोड़ा काम आप भी निपटाओ। तो वही कैसे करेंगे? पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। कैसे नियुक्त करेंगे इनको, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति आवश्यक है, जिसको नियुक्त कर रहे हो उसकी सहमति भी लेना आवश्यक है। पता चला वो रिटायर हो गया और बेचारा खुद बीमार है, कार्य करने में असक्षम है, ठीक है, और आप उसको ज़बरदस्ती नियुक्त कर रहे हो कि नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा। वो बोल रहा है भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो ज़बरदस्ती? तो उसकी सहमति लेना आवश्यक है नियुक्त करने के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से और जिसको नियुक्त कर रहे हो उसकी सहमति भी लेना आवश्यक है। कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष। उसको जो है 2 वर्ष तक नियुक्त करेंगे। उसके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। ये आप याद रखना, ठीक है। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि प्रश्न में ऐसा पूछ लिया जाए कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 128 के तहत, और जो है उनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, ठीक है। तो यहाँ कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। और न्यायाधीशों के कौन निर्धारित करता है? संसद, ठीक है, ये याद रखना। अब ये जो व्यक्ति जिनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, जिनको सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है, इनके पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही शक्तियाँ होंगी, लेकिन ये अपने पद नाम के आगे, अपने नाम के आगे जो है ये ऐसे नहीं लगा सकते कि मैं उच्चतम न्यायालय का जो है
न्यायाधीश हूँ। ये रिटायर हो चुके हैं, अब क्या है सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हैं। अपने पदनाम के आगे जो है पदनाम का प्रयोग ये नहीं कर सकते कि अभी वर्तमान में भी मैं क्या हूँ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, तो ऐसा ये नहीं कर सकते। ठीक है, अब विशेष बात क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद देश के किसी भी न्यायालय या अन्य न्यायिक अधिकरण में वकालत नहीं कर सकता, अन्य कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर यहाँ कार्यभार बढ़ गया तो यहाँ बुला सकते हैं, बाकी कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो है देश का सर्वोच्च न्यायालय है, और वहाँ जिसने काम कर लिया रिटायरमेंट के बाद में वो नीचे काम कैसे कर सकता है? ठीक है, और उसको करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने खुद ने बोल दिया कि भाई नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय में आने के बाद और कहाँ जाने की ज़रूरत है? ठीक है, रिटायर हो गए। तो 128 में क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो 127, 125, 126, 127 और 128 और 124। ठीक है, इन ये जो अनुच्छेद है इनको याद करने के लिए देखो एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। सब कार्य तक, ठीक है, सब कार्य तक, तो एस का इसका क्या मतलब है, यहाँ लगा दो 124, इसका मतलब है स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर है? 124 में। फिर वह, इसका मतलब है वेतन। ठीक है, 125, यहाँ कितना है 125, 125 में क्या है? वेतन। ठीक है, उसके बाद में सब कार्य, तो 126 में क्या हो गया? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, यहाँ लिख दो 126। उसके बाद में तय, तय मतलब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, सब कार्य तक सेवा, सब कार्य तक सेवा, तो 128 में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि सब कार्य तक सेवा, तो से का इसका मतलब हो गया 124 स्थापना, वह मतलब वेतन 125 तक, कार्य, कार्य मतलब 126 में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, तय मतलब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127 में, और सेवा का मतलब सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। तो ये जो 4 आर्टिकल हैं आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है? सब कार्य तक सेवा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 129, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में क्या लिखा हुआ है? अभिलेखीय न्यायालय। क्या लिखा हुआ है? अभिलेखीय न्यायालय। तो अभिलेखीय न्यायालय और न्यायालय की अवमानना, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत में अन्य न्यायालयों के लिए क्या होंगे? एक अभिलेख, साक्ष्य या नज़ीर की तरह होंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने जिस मामलों में जो निर्णय दे दिए, ठीक है, जो फैसला दिया है, वो जो नीचे वाले न्यायालय हैं, उच्चतम जो न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, उनको मानना पड़ेगा। उन्हीं निर्णयों के अकॉर्डिंग उनको क्या देना पड़ेगा? निर्णय देना पड़ेगा, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, वो क्या है? अभिलेखीय न्यायालय, उनको एक रिकॉर्ड की तरह प्रयोग किया जाएगा कि उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया था, तो उसी के आधार पर हम भी ऐसे फैसला दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे? एक अभिलेख के रूप में होंगे, एक अभिलेख के रूप में होंगे, साक्ष्य या नज़ीर की तरह होंगे। ठीक है, ये क्या है? अभिलेखीय न्यायालय। वे अपने निर्णय इन्हीं आधार पर देंगे। ठीक है, इनको आधार मानकर देंगे। इसकी समीक्षा नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया, ऐसी वो बात भी नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो इसको क्या माना जाएगा? अवमानना माना जाएगा, और अवमानना के लिए क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। दंड क्या हो सकता है? तो 6 माह की सज़ा हो सकती है, 2 वर्ष। ठीक है, 6 माह या 2 वर्ष की सज़ा और 2000 रुपये जुर्माना जो है, या फिर दोनों आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभिलेखीय न्यायालय क्या होंगे? जो नीचे वाले जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उस न्यायालय, उनके लिए साक्ष्य, अभिलेख या रिकॉर्ड के रूप में कार्य किए जाएंगे, और वो अपने फैसले इन्हीं के आधार पर देंगे। ठीक है, विशेष बात क्या है? तो न्यायालय की अवमानना संविधान द्वारा परिभाषित नहीं की गई है। जो ये अवमानना जो शब्द है ना, इसको संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जो व्याख्या स्वयं करता रहता है समय समय पर। ठीक है, तो अवमानना को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, ये कथन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन जो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 है, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 है, उसके तहत अवमानना को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है।
ठीक है। संविधान में उल्लेख नहीं है अवमानना का, ठीक है, संविधान में अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कहाँ पर किया गया है, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 में। कितने प्रकार की अवमानना बताइए, नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना, ठीक है। नागरिक अवमानना का क्या मतलब होता है, तुम जानबूझ के अवहेलना कर रहे हो, जानबूझ के उच्चतम न्यायालय की जो है अवहेलना कर रहे हो, उसकी बात नहीं मान रहे, ठीक है, जानबूझ के अवमानना कर रहे हो, आदेशों के खिलाफ जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई, नागरिक अवमानना। अब दूसरी है आपराधिक अवमानना। आपराधिक अवमानना का क्या मतलब है, आपराधिक अवमानना का मतलब है आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम कर रहा है, ठीक है, या फिर उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्या जा रहे हो, खिलाफ जा रहे हो, ठीक है, या फिर उनके कार्यों को उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश दिया, वो अपने कार्य लागू करवा रहा है और आप उसमें बाधा खलल डाल रहे हो, तो ये क्या है, आपराधिक अवमानना है, ठीक है। तो अब अवमानना को कहाँ परिभाषित किया गया है, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 में। कितने प्रकार की, नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना, ठीक है। तो अनुच्छेद 129 में क्या लिखा हुआ, अभिलेखीय न्यायालय, ठीक है। अब हम बात करते हैं 130 की, अनुच्छेद 130 की बात करते हैं। अनुच्छेद 130 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, दिल्ली होगा, ठीक है। 130 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, दिल्ली होगा, लेकिन सीजीआई जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से कहीं और भी क्या कर सकता है, इसको अधिविष्ट कर सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 130 में क्या लिखा, उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, तो संविधान के अनुसार कहाँ होगा, दिल्ली होगा, लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय की पीठ, उच्चतम न्यायालय की जो पीठ है उसके लिए अन्य स्थान निर्धारण कर सकता है, ठीक है। तो अभी तक 2 बार किया गया है ऐसा, वैसे तो दिल्ली निर्धारित किया गया है, लेकिन 2 बार जो है इसकी पीठ को अन्य जगह पर अधिविष्ट किया गया है। वो कहाँ कहाँ पर किया गया है, तो 1950 में हैदराबाद में किया गया है, और 1954 में कहाँ पर किया गया है, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो 1950 में हैदराबाद में और 1954 में श्रीनगर में, ये आप याद रखना। कितनी बार, 2 बार। कहाँ कहाँ पर, 1950 में तो हैदराबाद में और 1954 में श्रीनगर में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131, ठीक है। अनुच्छेद 131 में क्या लिखा हुआ, आरंभिक अधिकारिता या फिर मूल अधिकारिता, ठीक है। आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता का क्या मतलब है, तो आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता कुछ ऐसे मामले हैं जिनका स्टार्ट, जिनको प्रारंभिक कहाँ से किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय से किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या है, ऐसे मामले जिसे केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रारंभ किया जा सकता है। आप उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, डायरेक्ट कहाँ आओगे, उच्चतम न्यायालय में ही आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या फिर मूल अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, या मौलिक अधिकारिता। मौलिक अधिकारिता या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से मामले आते हैं वो देखते हैं। अब इनको आप ध्यान से देखना, ये ऑप्शन में आपको दिए जा सकते हैं, कौन सा आरंभिक अधिकारिता में आता है, कौन सा मामला आरंभिक अधिकारिता में नहीं आता है, या फिर कौन कौन से वाद हैं जो मौलिक अधिकारिता में आते हैं, ठीक है, मूल अधिकारिता में नहीं आते हैं। तो ये देखना है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में निम्न मामले, पहला मामला कौन सा है, भारत सरकार व किसी राज्य के मध्य होने वाले विवाद, ठीक है, ये क्या आते हैं, प्रारंभिक अधिकारिता। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवाद, ठीक है, ये क्या है, संघीय न्यायालय की शक्तियाँ हैं। अगर आपको मैंने जब शुरुआत में बताया था, तो मैंने बताया था कि भारत जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने प्रत्येक प्रांत में एक एक उच्च न्यायालय बना दिया था, वो अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय थे, लेकिन एक संघीय न्यायालय की आवश्यकता थी जिसके जहाँ पर इसके खिलाफ अपील की जा सके। पहले क्या था, प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, तो वो जो न्यायालय थे उनके खिलाफ प्रिवी काउंसिल, मतलब ब्रिटेन में जाकर के आपको शिकायत करनी पड़ेगी, अपील करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भारत आज़ाद हुआ था, तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो संघीय न्यायालय की जो शक्तियाँ थी और प्रिवी काउंसिल की जो शक्तियाँ थी, वो दोनों किसको दे दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई थी। तो राज्यों के बीच जो विवाद होता है, ठीक है, वो शक्ति किसके पास है, वो किसके पास जाओगे आप, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट की। आरंभिक अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला है, संविधान का व्याख्याकार कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। गारंटर कौन है मूल अधिकारों का, ठीक है, संविधान का गारंटर कौन है,
सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो अगर संविधान से की व्याख्या करनी है, समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता रहता है, ठीक है, नए नए जो है डिसीजन देता रहता है। तो अगर संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई ऐसा मामला है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, इसके क्या है? कुछ अपवाद है। अभी हमने क्या देखे हैं? ऐसे मामले जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, जिनका आरंभ भी कहाँ से होगा? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो अपवाद हैं। वो अपवाद कौन कौन से हैं? जैसे कि मान लो कि संविधान से पूर्व है कोई संधि, समझौता या करार से संबंधित विवाद हो, ठीक है। संविधान से पूर्व जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले मान लो दो राज्यों के बीच कोई समझौता हो रखा है, ठीक है, या फिर कोई संधि हो रखी है और उसमें यह लिखा हुआ है कि हम ऐसा कोई मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यदि किसी समझौते में पहले यह बात की गई हो कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे अगर कोई विवाद होता है तो। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, देखो अंतर्राज्यीय, दो राज्यों के बीच में जल का नदी जल विवाद हो गया। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? जब आरंभिक अधिकारिता पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था अगर दो राज्यों के बीच में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसके कुछ अपवाद हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अपवाद। अगर दो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद है तो जो है वहाँ कहाँ नहीं जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। इन मामलों में सुनवाई उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, वित्त आयोग को सौंपे गए मामले, वित्त आयोग का गठन होता है, ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत। तो उस दौरान वित्त आयोग को सौंपे गए जो मामले हैं उसके अंदर कोई ऐसा डिसीजन आता है, ठीक है, कोई विवाद होता है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। वाणिज्यिक प्रकृति के कोई अन्य मामले या फिर केंद्र और राज्य के मध्य कोई व्यय खर्चे से संबंधित मामले या पेंशन के भुगतान से संबंधित अगर कोई मामला है तो उनकी सुनवाई भी कहाँ पर नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। वो आरंभिक अधिकारिता नहीं है उसकी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आरंभिक अधिकारिता में कौन कौन से मामले आते हैं और आरंभिक अधिकारिता में कौन कौन से मामले नहीं आते हैं, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। और क्या अपवाद है? तो केंद्र राज्य के विरुद्ध राज्यों के द्वारा नुकसान की भरपाई के मामले, जैसे जीएसटी लागू किया था अभी, तो जीएसटी में उन्होंने बोला था राज्यों को, केंद्र सरकार ने, कि अगर शुरुआत में कोई नुकसान होता है तो हम आपकी भरपाई करेंगे। लेकिन लॉकडाउन लग गया तो नुकसान ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने बोला है तो एक्ट ऑफ गॉड है, प्राकृतिक आपदा है, इसकी हमने बात नहीं करी थी। हमने तो अगर जीएसटी लागू होती है उस वजह से आपको कोई नुकसान होता है तो उसकी हम भरपाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक्ट ऑफ गॉड है, भाई प्राकृतिक आपदा है उसकी वजह से जो नुकसान है उसकी भरपाई हमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई विवाद होते हैं केंद्र राज्य के विरुद्ध नुकसान की भरपाई संबंधित मामले, तो ये मामले भी जो है सुप्रीम कोर्ट में, राज्य सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आरंभिक अधिकारिता में नहीं आते, ठीक है। तो अब नोट, विशेष बात क्या है इसमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जो संबंधित जो भी विवाद है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उससे संबंधित कोई भी विवाद है, ठीक है, उसका जो निपटारा किया जाएगा वो केवल और केवल कहाँ किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा, ठीक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है मूल क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि जो प्रश्न आएगा उसमें इन दोनों में से एक कथन जरूर आएगा। ये तो जरूर देते हैं वो कथन, ठीक है। प्रश्न क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में कौन सा मामला सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो उसमें यह जरूर देता है अंतर्राज्यीय जल विवाद मूल क्षेत्राधिकार। अब अपना पड़ा हुआ है कि दो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो क्या होता है? वो आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन ये अपवाद है, ठीक है, ये नहीं आता है, ठीक है, ये आप याद रखना। अब आगे बात करते हैं। आगे है अपीलीय क्षेत्राधिकार या अधिकारिता, ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये पहले हमने क्या पढ़ा था? आरंभिक अधिकारिता कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनका आरंभ ही कहाँ से होता है? उच्चतम न्यायालय से, डायरेक्ट आप उच्चतम न्यायालय में जाओगे, ठीक है। लेकिन कुछ है अपीलीय, क्या है? कुछ अपीलीय अधिकारिता है, मतलब मान लो कि उच्च न्यायालय है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तो क्या हो गया? उच्च न्यायालय, और उससे नीचे क्या है? उच्च न्यायालय है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के नीचे क्या है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया और उससे आप संतुष्ट नहीं हो, आपको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ गलत हुआ है, तो मैं इसके खिलाफ कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाना पड़ेगा? उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो ये अपीलीय न्यायालय कहाँ हुआ करता था? प्रिवी काउंसिल में, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको कि प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय थे और वो फैसला देते थे, तो उनके खिलाफ कहाँ जाना पड़ता था? प्रिवी काउंसिल में। प्रिवी काउंसिल कहाँ थी? ब्रिटेन में, ठीक है। वो एक अमीरों का एक संगठन था, प्रिवी का मतलब होता है प्राइवेट समूह, ठीक है। तो वहाँ जाके उनको क्या करना पड़ता था? अपील करनी पड़ती थी,
ठीक है। और बाद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो वो अपील का अधिकार किसको दे दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय को ही दे दिया गया, ठीक है। तो अपीलीय अधिकारिता कौन कौन सी है, तो अपीलीय अधिकारिता की अगर बात करें तो देखो अपीलीय अधिकारिता का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, उसके खिलाफ उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, ठीक है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते, सर्वोच्च अपीलीय अधिकारिता सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय के पास ही है, ठीक है। अब कौन कौन सी अपीलीय अधिकारिता हैं, तो आर्टिकल 132, 133 और 134, ठीक है। 100 अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता कौन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 132 में, आर्टिकल 133 में और आर्टिकल 134 में, ठीक है। 132 में क्या है, संवैधानिक अपील, संवैधानिक मामले, ठीक है। अगर कोई संवैधानिक मामला है और उच्च न्यायालय ने जो है निर्णय दिया है, ठीक है, तो उसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हो, उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। 133 में कौन से मामले हैं, सिविल मामले या फिर दीवानी मामले। सिविल मामले जैसे कि संपत्ति से रिलेटेड मामला हो गया, ठीक है, या फिर जो आपके जो विवाद हैं, ठीक है, संपत्ति से रिलेटेड हो गया, ठीक है। या फिर आप जो है किसी, जैसे मान लो कोई कर्मचारी है, वो कहीं ऑफिस में जाता है, वो जाके वहाँ पर मान लो उसका वो गिर गया ऑफिस में, कोई दिक्कत हो गई उसको, अब वो किसके खिलाफ केस करेगा, अपने ऑफिस के जो मालिक है उसके खिलाफ केस करेगा, इसकी वजह से यहाँ पे मेरा नुकसान हुआ। तो ऐसे मामले क्या होते हैं, सिविल मामले, दीवानी मामले भी इसको बोलते हैं। एक होते हैं आपराधिक, 134 में कौन से मामले हैं, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले कौन से, जैसे मर्डर है, हत्या है, चोरी है, डकैती है, लूट है, ठीक है, तो ये आपराधिक मामले, ठीक है। दंडिक मामले, इसको फौजदारी मामले भी कहते हैं। तो संवैधानिक मामलों की अपील कौन से में, अनुच्छेद 132 में। सिविल मामले की अपील किस में है, 133 में। और आपराधिक या दंडिक मामले कौन से में, 134 में, ठीक है। ये मैंने आपको एक मोटा मोटी बता दिया, अब इसको अंदर से देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 132 में कौन से, संवैधानिक मामलों से संबंधित अपील कब कर सकता है, ठीक है। इनमें देखो उच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है, उच्च न्यायालय आपको जो है लिख करके देगा, प्रमाण पत्र देगा कि आप इसके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहो तो जा सकते हो। उसके बाद अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित है, ठीक है, कोई एक विधि बनाई गई है और उसका सारवान जो अर्थ है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी व्याख्या करना जरूरी है, ठीक है, तो ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। या फिर संविधान की व्याख्या करना आवश्यक है, ठीक है, ऐसा कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है और संविधान की और व्याख्या की आवश्यकता है उसको समझने के लिए, तो कौन कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, आर्टिकल 132। अब आर्टिकल 133 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 133 में कौन से हैं, दीवानी मामले या फिर सिविल मामले, ठीक है। इसमें क्या हो, अगर कोई लोक महत्व का विधि का सारवान प्रश्न हो, ऐसा कोई मुद्दा हो जो लोक महत्व का मतलब सार्वजनिक हित उससे जुड़ा हुआ हो और उसमें उस विधि की व्याख्या करना आवश्यक हो, ठीक है, तो कहाँ जा सकते हो आप, उस सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है 134, आर्टिकल 134, इसमें क्या है, आपराधिक मामले, आपराधिक मामले फौजदारी मामले या फिर दंडिक मामले। ये कैसे हैं मैंने बता दिया था, जैसे मर्डर है, हत्या है, ठीक है, चोरी, लूट, डकैत, ठीक है। यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देता है, ये आप इसके खिलाफ कब जा सकते हो, उच्चतम न्यायालय में अपील कब कर सकते हो, यदि उच्च न्यायालय लिख करके देता है, प्रमाण देता है कि आप कहाँ जा सकते हो, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं जिनमें बिना प्रमाण पत्र के भी आप कहाँ जा सकते हो, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो। वो अपवाद कौन कौन से हैं, वो अपवाद देखिए कौन कौन से हैं। वो है, एक तो अधीनस्थ न्यायालय ने बरी कर दिया, मान लो कोई अधीनस्थ न्यायालय ने आपकी सुनवाई करी और आपको रिहा कर दिया, बरी कर दिया बाइज्जत, ठीक है, लेकिन उच्च न्यायालय ने, फिर आप मामला गया उच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय ने आपको क्या कर दिया, 10 वर्ष या अधिक की सज़ा सुना दी, तो अब आप कहाँ जा सकते हो, उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन मान लो इसने क्या किया, आपको 9 वर्ष की सज़ा सुना दी, तो अब आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो 10 वर्ष से या 10 वर्ष से अधिक की अगर सज़ा सुनाता है, ठीक है, या फिर 9 वर्ष 364 दिन की सज़ा सुना दी, तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसकी शर्त क्या है, 10 वर्ष या अधिक की सज़ा होनी चाहिए। या फिर यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से जो मामला था,
अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा था, उसको अपने पास मंगवा लिया, ठीक है, और अपने पास मंगवा करके 10 साल की सज़ा दे दी, 10 साल या इससे अधिक की सज़ा दे दी, तो भी क्या है, आप कहाँ जा सकते हो, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो। तो आर्टिकल जो अपीलीय अधिकारिता है वो कौन कौन से आर्टिकल में है, 132 में, 133 में और 134 में। 132 में कौन से हैं, संवैधानिक मामले के खिलाफ, 133 में सिविल मामले, दीवानी मामले, 134 में कौन से मामले हैं, आपराधिक या फौजदारी मामले, दांडिक मामले, ठीक है। तो एक अपीलीय अधिकारिता हो गई। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 135 की, ठीक है। आर्टिकल 135, आर्टिकल 135 की अगर हम बात करें तो संघीय न्यायालय की सारी शक्तियां उच्चतम न्यायालय के पास होंगी। भारत क्या है, भारत क्या है, भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत क्या राज्यों से मिलकर के बना है, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। इंडिया दैट इज भारत, ये क्या है, राज्यों का एक संघ है। तो अगर उन राज्यों को संभाल कर रखना है, ठीक है, उन राज्यों को एक साथ रखना है, तो क्या होगा, एक ऐसा न्यायालय होना चाहिए जो निष्पक्ष रूप से क्या कर सके, न्याय दे सके। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि कोई संयुक्त परिवार है, ठीक है, एक संयुक्त परिवार है, उसमें 5-6 भाई एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो अब अगर जो दादा दादी हैं वो अगर निष्पक्ष फैसला नहीं करें और वो कोई बात हो जाए, विवाद हो जाए, जहाँ संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ विवाद तो होता ही है, ठीक है। तो अगर उनमें कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और दादा दादी जो है अगर गलत फैसला दे दे या उनको पता है निष्पक्ष फैसला नहीं दिया, तो अन्य लोग उस परिवार में रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो निष्पक्ष फैसला दे सके। तो इसीलिए इन्होंने संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका का। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या करती है, एक निष्पक्ष रूप से फैसला देती है, सरकार से जो है प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। तो जो संघीय न्यायालय है, मतलब राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो उसका फैसला कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। तो संघीय न्यायालय की सारी शक्तियाँ किसके पास होंगी, उच्चतम न्यायालय के पास होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136, ठीक है। अनुच्छेद 136 में क्या लिखा हुआ है, विशेष अनुमति याचिका, SLP, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो किसी भी फैसले को, उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायालय हैं उच्चतम न्यायालय के नीचे, वो सारे किसके अधीन है, उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय और सी, ठीक है, वो सारे किसके अधीन है, उच्चतम न्यायालय के। तो उच्चतम न्यायालय जो है अगर चाहे तो अधीनस्थ न्यायालय जितने भी हैं उनके पास कोई भी मामला अगर चल रहा है तो उसके खिलाफ अपील करने की अनुमति दे सकता है कि आप डायरेक्ट मेरे पास अपील कर सकते हो, ऐसा उच्चतम न्यायालय कर सकता है। तो विशेष अनुमति याचिका क्या है, उच्चतम न्यायालय जो है भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित, भारत में राज्य क्षेत्र में स्थित कोई भी न्यायालय हो या फिर कोई अधिकरण हो, उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, ठीक है, कोई भी निर्णय उसने दिया हो, उसके आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे सकता है, ठीक है। भारत जो है उसके राज्य क्षेत्र में कोई भी अगर ऐसा न्यायालय है, ठीक है, या अधीनस्थ न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, ठीक है, या कोई न्यायाधिकरण हो, उसके आदेश के खिलाफ, निर्णय के खिलाफ जो है उच्चतम न्यायालय अनुमति दे सकता है किस चीज़ की, अपील करने की। अब जैसे किसी भी प्रकार का वो मामला हो, भले ही संवैधानिक मामला हो, भले ही सिविल मामला हो, भले ही आपराधिक मामला हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का मामला हो उच्चतम न्यायालय अनुमति दे सकता है। और इतना ही नहीं, भले ही किसी भी चरण में हो मामला, सुनवाई हो रही हो या कंप्लीट हो गई हो, ठीक है, किसी भी न्यायालय में हो, अधीनस्थ में हो या उच्च न्यायाधिकरण में हो या उच्च न्यायालय में हो, यह सब जगह से क्या कर सकता है, उसको मंगवा सकता है और खुद के उच्चतम न्यायालय जो है उसकी अपील करने की जो है अनुमति दे सकता है, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद है, अपवाद क्या है, जो सैन्य न्यायालय है उसका मामला नहीं मंगवा सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 136 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय जो है किस भारत राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में कोई भी निर्णय हुआ हो, कोई भी आदेश दिया गया हो, उसके खिलाफ अपील करने की अनुमति दे सकता है, भले ही मामला किसी भी चरण में हो, भले ही किसी भी स्तर पे हो, भले ही सुनवाई चल रही हो या हो रही हो, ठीक है। तो उस मामले में जो है अपील करने की अनुमति दे सकता है, भले किसी भी प्रकार का मामला हो, चाहे संवैधानिक हो,
सिविल मामला हो या फिर कैसा भी मामला हो। ठीक है, तो यह आर्टिकल 136 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 137 में, आर्टिकल 137 देखते हैं। आर्टिकल 137 क्या कहता है? तो आर्टिकल 137 कहता है कि उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, मतलब अपने निर्णयों से बदल सकता है। कोई बात उच्चतम न्यायालय ने बोल दी केजरीवाल की तरह, तो केजरीवाल की तरह बदल सकता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है? केजरीवाल बन सकता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 137 में जो है अपने न्याय की, जो अपने निर्णय है उनकी पुनर्समीक्षा कर सकता है। ठीक है, उनको बदल सकता है। तो आर्टिकल 137 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों की पुनर्समीक्षा कर सकता है, अपने निर्णय को बदल सकता है। पहले कोई निर्णय दिया था, उसको लगा नहीं ये सही नहीं है, तो अगले जो केस है उसमें उस निर्णय को बदल सकता है। जैसे प्रथम जजेस केस में 1982 में क्या बोला था कि जो परामर्श है वो क्या है? विचारों का आदान प्रदान है। उसके बाद जो 1993 में जो दूसरा जज केस आया उसमें क्या कहा कि नहीं नहीं, आदान प्रदान नहीं है, केवल ये बाध्यकारी है मानना। ठीक है, तो अपने निर्णय को क्या कर सकता है? बदल सकता है आर्टिकल 137 के तहत। इस अधिकार का प्रयोग कब कब किया है सुप्रीम कोर्ट ने? तो एक तो गोलकनाथ में, गोलकनाथवाद उसमें किया है, केशवानंद भारतीवाद में किया है, मिनर्वा मिल्स में, और इसके अलावा बैंकों के राष्ट्रीयकरण में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 137 का जो अधिकार है इसके तहत उसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो आर्टिकल 137 तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 138। आर्टिकल 138 क्या कहता है कि संसद जो है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। मतलब उच्चतम न्यायालय, जैसे अपने अधिकारिता पड़ी थी, आरंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, ठीक है, ऐसे परामर्शदात्री अधिकारिता होती है। तो उन अधिकारिताओं में वृद्धि कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। ठीक है, संघ, भले ही वो संघ सूची का कोई विषय हो, ठीक है, या फिर संघ या राज्य के मध्य समझौते से प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 138 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है। अब है आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 में क्या लिखा हुआ है? संसद क्या कर सकती है? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता भी वृद्धि कर सकती है। ठीक है, अर्थात अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 में जो है 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो ये जो रिट अधिकारिता है इसके तहत क्या कर सकती है? रिट अधिकारिता के अतिरिक्त भी अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है संसद। किसको? उच्चतम न्यायालय को। और आर्टिकल 32 के तहत तो उच्चतम न्यायालय में रिट जारी की जा सकती है, और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में। ठीक है, आर्टिकल 32 में तो उच्चतम न्यायालय, और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में। ठीक है, रिट अधिकारिता, रिट जारी कब की जाती है? ठीक है, तो मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय में 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत, और उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि मान लो किसी व्यक्ति को गलत तरीके से जो गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, उसको जानबूझकर बंदी बना लिया गया, तो उच्चतम न्यायालय आदेश दे सकता है कि इस व्यक्ति को जो है उच्चतम न्यायालय के सामने पेश किया जाए, सशरीर प्रत्यक्ष रूप से पेश किया जाए। ठीक है, दूसरा है परमादेश। परमादेश किसके लिए है? यह है निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए। अगर कोई अधिकारी है, ठीक है, वो अपने पद पे बैठा है और काम जो है नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है, तो उच्चतम न्यायालय जो है आदेश दे सकता है उसको एक्टिव करने के लिए। दूसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है रोकना। अगर कोई उच्च न्यायालय, ठीक है, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके कोई काम करता है, सुनवाई करता है, ठीक है, कोई मामला सुनाता है, तो जो है उच्चतम न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है, उसको रोक सकता है। फिर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में है कि उच्च न्यायालय में भले ही मामला सुनवाई हो रही हो या सुनवाई हो चुकी हो, उस मामले को अपने पास उच्चतम न्यायालय बुला सकता है प्रति उत्प्रेषण के माध्यम से। फिर है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा में ऐसा हुआ कि मान लो कोई व्यक्ति किसी पद के योग्य नहीं है और उसको नियुक्त कर दिया गया उस पद पर, ठीक है, तो उस व्यक्ति को जो नियुक्त किया है उसके खिलाफ नहीं, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है
नियुक्त करने वाला नहीं, जिसको नियुक्त किया गया है उस पोस्ट पे, उस व्यक्ति के खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, तो ये एक संक्षेप में मैंने आपको समझा दिया। बाकी जो है आर्टिकल 32 जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, अब है आर्टिकल 139 क। आर्टिकल 139 क, आर्टिकल 139 में तो क्या है, जो संसद है वो उच्चतम न्यायालय के रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। और आर्टिकल 139 क में क्या है, कुछ मामलों का स्थानांतरण। ठीक है, इसमें क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय से किसी भी मामले को उच्चतम न्यायालय स्वयं के पास स्थानांतरित कर सकता है, खुद के पास भी मंगवा सकता है, या फिर एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 139 क में लिखा हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है आप याद रखना। कुछ मामलों में स्थानांतरण मतलब मामलों, कुछ विवादों का स्थानांतरण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, ठीक है, या फिर खुद के पास मंगवा सकता है उच्चतम न्यायालय। तो ये प्रावधान कहाँ है, 139 क में, ये जो है पूछा गया था एग्जाम। ठीक है, उसके बाद में अगला अनुच्छेद देखिए, अगला अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 140। ठीक है, अनुच्छेद 140 क्या कहता है कि संसद जो है विधि बनाकर, संसद के पास है विधि बनाने का अधिकार, तो संसद विधि बनाकर जो है उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्तियां जो है प्रदान कर सकती है। अब ये आनुषंगिक शक्तियां क्या होती हैं, आनुषंगिक शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जो किसी जो संस्था है उसके कार्य को और प्रभावी तरीके से करने में मदद करती है, उनको क्या कहते हैं, आनुषंगिक शक्तियां। तो संसद जो है विधि बना करके उच्चतम न्यायालय को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती है कि वह अपने कार्यों को और प्रभावी ढंग से कर सके। ठीक है, अपने निर्णयों को जो है और अच्छे तरीके से लागू करवा सके। तो ऐसी आनुषंगिक शक्तियां कौन प्रदान कर सकता है, संसद प्रदान कर सकती है, किसको, उच्चतम न्यायालय को, अनुच्छेद 140। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 141 की। अनुच्छेद 141 में क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित की गई विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने जो है कोई विधि घोषित करी है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित की गई विधि भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का उच्च न्यायालय है, ठीक, उच्चतम न्यायालय है, बाकी सभी न्यायालय उसके अंतर्गत आते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने जो विधि घोषित कर दी वो सबके लिए बाध्यकारी होगी, लागू, मतलब उनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 141 में। फिर है अनुच्छेद 142, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनुच्छेद 142, इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों का परिवर्तन, मतलब उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उनको वो लागू करवाने के लिए क्या कर सकता है, अन्य आदेश दे सकता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण न्याय, मतलब केवल न्याय नहीं देंगे, उसको लागू भी करवाएंगे, मतलब कार्यपालिका का काम भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, अपने निर्णय जो उसने दिए हैं उनको लागू करवाने के लिए अन्य आदेश भी दे सकता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, अर्थात उच्चतम न्यायालय अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए विधायिका व कार्यपालिका की शक्तियों को स्वयं अपने हाथों में ले सकता है। ठीक है, यही विवाद का कारण है। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन आपने सुना होगा, वैसे न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ अनुच्छेद जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको देते हैं, उच्चतम न्यायालय को देते हैं। उनमें से क्या है, 142 अनुच्छेद है। ये क्या करता है, पूर्ण न्याय के लिए, ठीक है, कंप्लीट न्याय के लिए ये क्या करते हैं, अपने न्यायालय जो है आदेशों को लागू करवाने के लिए अतिरिक्त आदेश देते हैं। अतिरिक्त आदेश मतलब विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यूनियन कार्बाइड केस 1989, जो भोपाल गैस त्रासदी केस हुआ था, उसको जो हानिकारक गैस जो है लीक हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके अंदर यूनियन कार्बाइड केस में मुआवजा देने के लिए, ठीक है, मुआवजे का जो मुद्दा था उसमें उच्चतम न्यायालय ने स्वयं को संसदीय कानूनों से ऊपर स्थापित किया। ठीक है, और पूर्ण न्याय के लिए वह संसद के कानूनों को अध्यारोपित कर सकता है। ये निर्णय कब दिया था, यूनियन कार्बाइड केस 1989 में। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो संसदीय कानून है उनके खुद को उनके ऊपर स्थापित किया और कहा कि पूर्ण न्याय के लिए संसद के कानूनों को अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है, अब दूसरा केस, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1998, इसमें क्या हुआ था, इसमें निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 142 का जो प्रयोग है
वो संसदीय कानूनों के अनुपूरक के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है, संसदीय कानून और उच्चतम न्यायालय के निर्णय ये एक दूसरे के अनुपूरक है, इनको साथ साथ चलने दो। ठीक है, जैसे कि ताजमहल में संगमरमर की सफाई, ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसकी सफाई वगैरह कराओ। जैसे कोल ब्लॉक आवंटन रद्द कर दिया गया। ठीक है, आईपीएल फिक्सिंग की जांच करवाना, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब बिक्री प्रतिबंधित करना। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, हाईवे हैं, उनके पास जो है शराब बिक्री पर जो है प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन फिर आगे लिख दिया 500 मीटर तक, मतलब 500 मीटर के बाद आप बेच सकते हो। तो लोगों ने क्या किया, 500 बोर्ड लगा दिया उस पर और लिख दिया 500 मीटर दूर तीर का निशान। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे शराब मिलती है। ठीक है, उसके बाद ऐसे राम जन्मभूमि के लिए 3 माह के अंदर अंदर न्यास की जो है गठन किया जाना चाहिए, आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोविड-19 के दौरान मुआवजा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 142 क्या कहता है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो अपने निर्णय को लागू करने के लिए अतिरिक्त आदेश भी दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 142। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 143 की। अनुच्छेद 143 इम्पोर्टेंट। ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। कब ले सकता है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जो है परामर्श लिया जा सकता है। तो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, ऐसा लोक महत्व का जिसमें विधि का सारवान प्रश्न नहीं था। ठीक है, कोई सार्वजनिक मुद्दा ऐसा है उस पर विधि का प्रश्न हो तो लोक महत्व के जो मुद्दे हैं उन पे सलाह ली जा सकती है। इसके अलावा कोई तथ्य का प्रश्न उत्पन्न हो जाए, ठीक है, फैक्ट की बात हो जाए, या फिर होने की संभावना हो जिसमें कोई संविधान की व्याख्या नहीं तो व्याख्या करनी पड़े, तो क्या करेगा, सलाह लेगा। किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, लेकिन जो सीजीआई है वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, या फिर कौन से मुद्दे हैं, संविधान पूर्व की संधि अथवा समझौते से संबंधित विवाद, उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। अन्य मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर संविधान के पूर्व कोई समझौता है, ठीक है, या कोई आदेश है, उसमें उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है और अन्य मामलों में सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई और राष्ट्रपति भी फिर सलाह देने के लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, दोनों ही स्वतंत्र है। सीजीआई जो है वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर वो दे देता है, उसके मन में आगे चलो सलाह मांगी तो सलाह दे देते हैं, क्या पता मेरी बात मान ही ले। ठीक है, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो अब तक 13 बार सलाह ली गई है राष्ट्रपति के द्वारा। सीजीआई से कितनी बार सलाह ली गई है, 13 बार सलाह ली गई है। पहली बार जब सलाह ली गई थी राष्ट्रपति के द्वारा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से 6 दिसंबर 1992 में सलाह ली गई थी पहली बार। किस मामले में, अयोध्या कांड पर सलाह ली गई थी, लेकिन उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे वो थे वेंकट चलैया। वेंकट चलैया ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सलाह देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं जो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं हूँ तो मैं सलाह नहीं दूंगा। तो सबसे पहले कब सलाह ली गई थी, 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है, और जो सलाह दी थी कि नहीं दी थी, मना कर दिया था। राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। मुद्दा कौन सा था, अयोध्या कांड का। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वेंकट चलैया। ठीक है, कितनी बार सलाह ली गई है अब तक, 13 बार सलाह ली गई है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 144। ठीक है, अनुच्छेद 144 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 144, सिविल तथा न्यायिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो अनुच्छेद 144 किसके लिए है, सिविल अधिकारियों के लिए। ठीक है, जो सिविल सेवक हैं, ठीक है, वो उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की क्या करेंगे, सहायता करेंगे उसके आदेशों को लागू करवाने में, उसके आदेशों को जो है अच्छे तरीके से क्रियान्वयन में वो कौन सहायता करेगा, सिविल सेवक सहायता करेंगे। तो कहाँ लिखा हुआ, आर्टिकल 144 में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 145, आर्टिकल 145 में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय अपने नियम जो है स्वयं बनाएगा। उच्चतम न्यायालय अपने नियम स्वयं बनाएगा, मतलब माई लाइफ माई रूल। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय भी, उसका भी एक मोटो है कि माई लाइफ माई रूल, आर्टिकल
45 के तहत, ठीक है। उसके नियम खुद बनाएगा, अपनी लाइफ के नियम कौन बनाएगा? अपन स्वयं बनाएगा। अब है आर्टिकल 146। आर्टिकल 146 में क्या लिखा हुआ है? उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी हैं, जो सेवक हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों या सेवकों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, पेंशन आदि कौन निर्धारण करेगा? भारत का सीजीआई करेगा। भारत का सीजीआई करेगा या फिर कौन करेगा? उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी करेगा, ठीक है। नियुक्ति जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो परामर्श से, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से वेतन भत्ते राष्ट्रपति के अनुमोदन से निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के सभी व्यय संचित निधि पर भारित होंगे, ठीक है। डायरेक्ट संचित निधि, खजाने से पैसे आएंगे, ऐसे नहीं कि पैसे काट लिए या 1 तारीख को जैसे अन्य जो कर्मचारी उनके खाते में डालते हैं ना पैसे, वैसे नहीं, डायरेक्ट खजाने से आएंगे, ठीक है। तो स्वतंत्र है अपने आप में, सरकार जो है ऐसा नहीं कर सकती कि मेरे खिलाफ फैसला दे दिया तो आपके जो है पैसे काट लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्रता उच्चतम न्यायालय को संविधान में दी गई है। उच्चतम न्यायालय के वे किस पर भारित होते हैं? संचित निधि पर भारित होते हैं। अब हम बात करते हैं इस अध्याय का आर्टिकल 147 अंतिम, ठीक है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? उच्चतम न्यायालय का प्रावधान कहाँ किया गया है? भाग 5 में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है? आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक। तो ये क्या है? अंतिम आर्टिकल है। इसमें क्या लिखा हुआ? निर्वचन। तो भारतीय संविधान और अन्य कानूनों की व्याख्या उच्चतम न्यायालय ही करेगा, ठीक है। इस अध्याय में जो भी कानून है, ठीक है, जो भी व्याख्या करनी है उसकी, वो कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय की ही मान्य होगी, ठीक है। अब कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष तथ्य हम देखते हैं किसके बारे में? उच्चतम न्यायालय के बारे में, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय हमने देख लिया आर्टिकल 124 से 147 तक। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कुछ विशेष बातें जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन करने तथा सर्वोच्च न्यायालय में विधि कानून निर्माण करने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है, ठीक है। अब आगे बात करें, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन संपूर्ण भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था भारतीय शासन अधिनियम 1935 को 1935 से अधिकृत है। मतलब 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। संघीय न्यायालय मतलब जितने भी जो है संघ बनाया गया है उसमें अगर विवाद होता है तो उसके लिए कहाँ जाओगे आप? संघीय न्यायालय में। ये 1935 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन से जितने भी उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, वो सारे किसके अधीन आते हैं? उच्चतम न्यायालय के अधीन आते हैं, भले ही वो जिला न्यायालय हो, अधिकरण हो, भले ही उच्च न्यायालय हो, ठीक है। उसके बाद न्यायाधीश पद ग्रहण करने हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। संविधान के अंदर न्यायाधीश के पद ग्रहण करने की न्यूनतम आयु को निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन जो अधिकतम आयु है 65 वर्ष, वो निर्धारित की गई है, ठीक है। न्यूनतम आयु को निर्धारित नहीं किया गया, 65 वर्ष की आयु तक वो पद पे रहेगा, यह निर्धारित किया गया है। तो अगर एग्जाम में एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय उच्चतम न्यायालय की पद धारण करने की योग्यताएं निम्नलिखित में से कौन सी है, तो उसमें एक ऑप्शन ये दिया गया था कि न्यूनतम 35 वर्ष, ठीक है। तो वो गलत है, ठीक है। न्यूनतम आयु जो है निर्धारित की ही नहीं गई है, तो ये आप ध्यान रखें। अब है भारत में 65 वर्ष की आयु तक मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है, ठीक है। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। और अमेरिका में जो मुख्य न्यायाधीश है वो जीवन पर्यंत तक बना रहता है, उसकी जो है अधिकतम आयु डिसाइड नहीं की गई है। उसके बाद में ये हमने देख लिया था कि आज तक केवल उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग मई 1993 में लाया गया था, लेकिन जो है पारित नहीं हुआ। उसके बाद में 2011 में सौमित्र सेन के खिलाफ लाया गया था राज्यसभा में, ठीक है। लेकिन यह प्रक्रिया भी जो है पूरी नहीं हो पाई, उन्होंने पहले त्यागपत्र दे दिया था। फिर उसी 2011 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन के खिलाफ लाया गया था, लेकिन यह भी जो है पारित नहीं हो पाया। उसके बाद में 2015 में जेबी पार्डीवाला और एस के गंगेल इनके खिलाफ लाया गया था, ये भी पारित नहीं हुआ। 2016 में सीवी नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ लाया गया था, ये भी पारित नहीं हुआ। और 2018 में
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ भी जो है ये प्रस्ताव लाया गया था इनको हटाने के लिए जो है, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। अब आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वप्रथम संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। और अन्य जो दो अन्य सदस्य थे उनका क्या नाम था? चैम्बर्स और हाइड। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, फिर भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया, ये आप याद रखना। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया। और प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के.जी. बालाकृष्णन। कौन है? के.जी. बालाकृष्णन। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है? के.जी. बालाकृष्णन। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मीरा फातिमा। मीरा फातिमा बीबी कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा फातिमा बीबी। ठीक है, और उच्च न्यायालय, ये तो क्या है? उच्चतम न्यायालय है। और उच्च न्यायालय कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। वहाँ पर सबसे पहले प्रथम भारतीय महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ। उच्च न्यायालय में प्रथम भारतीय महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। कौन से उच्च न्यायालय में थी? हिमाचल प्रदेश में। और उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी मीरा फातिमा बीबी। ठीक है, सर्वाधिक लंबी अवधि तक 7 वर्ष तक रहे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ थे, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, तो ABCD के अंदर देखो ABCD, वाई लास्ट में आता है ना। ठीक है, तो वाई सबसे लास्ट में आता है, तो वाई सर्वाधिक लंबी, ऐसे याद रख लेना। वाई, ये वाई है, और सर्वाधिक अवधि, लंबी अवधि। ठीक है, तो सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा था मुख्य न्यायाधीश? वाई.वी. चंद्रचूड़। ठीक है, उसके बाद में सबसे कम अवधि के लिए, मतलब 17 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? के.एन. सिंह, मतलब कमल नारायण सिंह। ठीक है, ये भी याद रखना। सबसे सर्वाधिक तो कौन रहे थे? वाई.वी. चंद्रचूड़। और सबसे कम कौन रहे थे? के.एन. सिंह, कमल नारायण सिंह। प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय की कौन थी न्यायाधीश? फातिमा बीबी। और उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, जो कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं? वो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है कई बार पूछा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं? वो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये आप याद रखना। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? शंभुनाथ थे। और प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांदी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता। ठीक है, उच्चतम न्यायालय हमने देख लिया, आर्टिकल 124 से 147 तक। अब हम आगे देख रहे हैं न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता के बारे में, न्यायिक सक्रियता का जो श्रेय है वो जाता है 2 न्यायाधीशों को, एक तो पी.एन. भगवती को और एक जाता है वी.पी. कृष्णा अय्यर को। ठीक है, पी.एन. भगवती जो है इनको भारत में PIL का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, 1980 से पहले न्यायपालिका में एक सरोकार का नियम था। ठीक है, सरोकार का नियम क्या होता है कि भाई जो व्यक्ति प्रभावित है ना, भाई दुख मेरे को है तो मैं क्या करूँगा? मैं ही याचिका दायर कर सकता हूँ न्यायालय में, मैं जो है याचिका दायर करूँगा कि भाई मेरे ये दिक्कत है। ठीक है, लेकिन ये इसको क्या कहते हैं? सरोकार का नियम। ठीक है, तो जैसे प्रभावित व्यक्ति ही क्या करेगा? न्यायपालिका में याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, लेकिन 1980 में वी.पी. कृष्णा अय्यर और पी.एन. भगवती ने इस सरोकार के नियम को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको लग रहा है कि भाई इसके साथ गलत हो रहा है या हिंसा हो रही है, ठीक है, या फिर सार्वजनिक हित का कोई मुद्दा है, ठीक है, तो उसमें जो पीड़ित है ना वो नहीं, जो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति भी उसके खिलाफ जो है याचिका दायर कर सकता है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसने जनहित याचिका को क्या दिया? बढ़ावा दिया, जिससे न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिला। ठीक है, सरोकार का नियम खत्म होते जनहित याचिका आई। अब जनहित याचिका क्या होती है?
तो जनता के लिए लगाई जाने वाली याचिका जिसमें पीड़ित व्यक्ति के बदले अन्य व्यक्ति या संगठन जो है न्याय की मांग कर सकता है। पहले सरोकार का नियम था। सरोकार का नियम में क्या था कि वह जो व्यक्ति पीड़ित है वही शिकायत करेगा, वही याचिका दायर करेगा, उसी को न्याय मिलेगा। और न्याय उसी को मिलेगा जो आकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जाके याचिका लगाएगा। घर बैठे न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जब से PIL आई है, ठीक है, जनहित याचिका के समय अन्य व्यक्ति भी पीड़ित व्यक्ति के बदले में क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। और जो है उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है, ठीक है, वो भी अपनी स्वप्रेरणा से किसी मुद्दे को ले सकते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर से या फिर किसी न्यूज़ में देख के, ठीक है, टीवी अखबार से। अगर उनको लगता है कि ये जो है मुद्दा सार्वजनिक हित का है तो वो खुद भी उस मुद्दे को वहाँ से उठा सकते हैं और उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, न्यायिक सक्रियता। उसके बाद में बात करें लोक अदालत, तो लोक अदालत की स्थापना सबसे पहले 1985 में हुई थी, ठीक है। पहली बार कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में। पहली बार कहाँ पर हुई थी लोक अदालत की स्थापना 1985 में दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ग्राम न्यायालय की, तो ग्राम न्यायालय की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर 2009 को सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के बैरिया जनपद पंचायत में शुरू हुई थी ग्राम न्यायालय, ठीक है, ग्राम न्यायालय। और राजस्थान में सर्वप्रथम 27 नवंबर 2010 को बस्सी जयपुर में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो ये हमने क्या कवर किया है, क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन मुझे था कि भाई इस टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करवाना है। और आपके वीडियो के जो कमेंट भी आ रहे थे काफ़ी बच्चों के, सर जो टॉपिक है उसको एक ही वीडियो में कवर करवाया जाए, हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन जो है आपके समय के लिए, आपका समय बचाने के लिए मैंने जो है उच्चतम न्यायालय को एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। लेकिन अभी कवर हुआ नहीं है ठीक से, अब इसके हम MCQ देखेंगे, ठीक है। आज जो है काफ़ी मेहनत लगी है, गला बैठ गया है, लेकिन फिर भी जो है इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करके इसमें जो MCQs हैं उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे जितने संभव हो सकते हैं। उसके बाद से एक अलग सेपरेट जो है वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें लगभग 100-200 क्वेश्चन केवल उच्चतम न्यायालय के आपको करवा देंगे। उसके बाद जो है उच्चतम न्यायालय की तरफ से आप फ्री हो, ये 2 वीडियो देखने के बाद में कोई भी प्रश्न आपका उच्चतम न्यायालय का गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे प्रश्न MCQ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कब होती है, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, हमने आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक पढ़े हैं, उसमें हमने पढ़ा है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं, ठीक है, नहीं होगी। स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, ऐसा भी नहीं है। न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में, ये भी नहीं है। और न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों की कोरम पूर्ति के लिए, ठीक है, कोरम पूर्ति अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे हम, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। यह आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, 127 में। मैंने इसको कैसे याद करवाया था, 7 से, ठीक है। तय का मतलब क्या है, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश। तो 127 में क्या लिखा हुआ है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की अगर कोरम गणपूर्ति नहीं होती है तो हम क्या कर सकते हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। संविधान के निर्वाचन के संदर्भ में, संविधान में निर्वाचन के संदर्भ में विधि के संरक्षण प्रश्न संबंधित वाद पर, ठीक है, संविधान में निर्वाचन के संदर्भ में या विधि के संरक्षण के प्रश्न के संबंधित विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम कितने न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए, अगर कोई संवैधानिक मुद्दा है, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित मुद्दा है, तो कितने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उसमें होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने अभी आपको जब वो कोरम गणपूर्ति बताई थी तो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 5, कम से कम 5 तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो अब जब हमने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता पढ़ी थी तब हमने बात की थी कि कौन व्यक्ति योग्य होगा, ठीक है। उस दौरान हमने ये भी देखा था कि उच्च न्यायालय में कितने साल तक उसने वकालत करी
तो कितने साल तक, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? अपीलीय अधिकारिता हमने पढ़ी थी आर्टिकल 132 उच्चतम न्यायालय की। तो उसमें कौन कौन से ऐसे हैं अधिकार क्षेत्र हैं जो अपीलीय से संबंधित हैं? तो कौन कौन से हैं? पहला है सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मुकदमों की अपील। दूसरा है संवैधानिक मुकदमों की अपील। तीसरा है संघ और राज्य के मध्य विवादों का न्याय निर्णय, और है राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, सिविल, आपराधिक और संवैधानिक। सिविल तो किस में? आर्टिकल 133 में, आर्टिकल आपराधिक 134 में, और संवैधानिक किसमें? 132 में। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रश्न जो है अभी अभी हमने पढ़ा था उसी में जो है पूरा समझा दिया था, और उसी से जो है प्रश्न बने हुए हैं, और इनके आंसर जो है आप बताओ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है? अभी जो है इसको हम अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप अगर साथ साथ में, जैसे मैंने प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूँ तो आपने प्रश्न को देख लिया, तो प्रश्न को देखते हैं जो उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस होगी। बस देखने से कुछ नहीं होगा। जब आप एक बार उसका आंसर लिख दोगे कमेंट बॉक्स में, तो आपको वो स्थायी हो जाएगी वो चीज़ कि हाँ यार, एक प्रश्न ऐसा वीडियो में पूछा था सर ने और मैंने उसका आंसर ये लिखा था। ठीक है, तो जब मैं प्रश्न पढ़ रहा होता हूँ तो आप जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आर्टिकल 132 में हमें पता है क्या है? संवैधानिक अपील है। संवैधानिक अपील है। ठीक है, आर्टिकल 134, आर्टिकल 134 में क्या है? आपराधिक, आपराधिक अपील है। 143 में क्या है? परामर्श है, जो है राष्ट्रपति की परामर्श की शक्ति है। और आर्टिकल 138 में क्या है? संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न। अब जब तक मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ तब तक आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी, मीरा फातिमा बीबी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? जब मैंने कॉलेजियम व्यवस्था आपको पढ़ाई थी, 3 जजेस केस बताए थे, तब मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा? अब इस प्रश्न का जो है आंसर आप बताओ। ठीक है, अगर आप भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं बताते हो, ठीक है, आप सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, तो फिर आप कमेंट करते हो कि सर जो है MCQ भी करवाया करो। तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे MCQ लिखूंगा और उनके आंसर टिक लगा के डायरेक्ट सीधे सीधे बता दूंगा, तो फिर मतलब क्या हुआ? ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि सर MCQ करवाया करो लास्ट में, तो अगर MCQ करवा रहा हूँ तो आप उसमें भाग तो लो, तब तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ कुछ फ़ायदा हो रहा है। और आप जो है सर MCQ कराओ, फटाफट टिक लगा के बता दो, तो फिर उसका मतलब क्या निकलेगा? समझ रहे हो? तो आप जो है सक्रिय रूप से भाग लो, ताकि मुझे भी ऐसे लगे कि हाँ मेरे को जो है और ज़्यादा MCQ इनको करवाने चाहिए। ठीक है, तो कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था 1993 में। कॉलेजियम शब्द का प्रयोग 98 में किया गया था, लेकिन कॉलेजियम व्यवस्था 1+2, ठीक है, ये कब लागू की गई थी? 1993 में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जिनके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जिनके विरुद्ध संसद में पद से हटाने का संकल्प लाया गया कौन से थे? बताओ। देखिए, वी सदाशिवम थे, रंगनाथ मिश्र थे, KG बालाकृष्णन थे, या वी रामास्वामी थे? कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी रामास्वामी। KG बालाकृष्णन कौन थे? तो ये क्या थे? प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश, दलित मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ये मैंने आपको बताया था, वी रामास्वामी थे, जिनके खिलाफ क्या लाया गया था? संसद में हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों के पद का प्रावधान किया गया है?
इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे। आर्टिकल 126, आर्टिकल 127, आर्टिकल 128 या आर्टिकल 129। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? देखो आर्टिकल 126 में क्या है? आर्टिकल 126 में है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, आर्टिकल 128 में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, आर्टिकल 129 में क्या है? अभिलेखीय न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय। ठीक है, और 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति वाला जो प्रावधान है वो लिया गया फ्रांस के संविधान से। ठीक है, कहाँ से लिए गए? फ्रांस के संविधान से। ठीक है, हाँ तो ये याद हो गया। अब देखो इसको 128 को कैसे याद करना है? देखो 1, 2, 8। ठीक है, 8 का मतलब, 8 का मतलब है कि उस व्यक्ति ने जो है खाट पकड़ ली। खाट पकड़ ली मतलब वो रिटायर हो चुका है। रिटायर हो चुका है मतलब सेवानिवृत्त है। तो 128 में क्या है? 8। 8 मतलब इस व्यक्ति ने पकड़ ली है खाट। खाट का मतलब क्या है? वो सेवानिवृत्त हो चुका है, रिटायर हो चुका है, तो उसको क्या करेंगे? नियुक्ति देंगे। तो 128 को कैसे याद करेंगे? 128 को कैसे याद करेंगे? 8, खाट, रिटायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मामले? अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रश्न का आंसर सही दे दिया कमेंट बॉक्स में, तो मैं ये मान लूँगा कि उस व्यक्ति ने क्लास को जो है बहुत अच्छे तरीके से देखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ठीक है, बताओ कौन से मामले आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद। ठीक है, नहीं, ये तो किस में आता है? केवल उच्चतम न्यायालय में। राज्यों के परस्पर विवाद, ये भी नहीं आते। मूल अधिकारों का परिवर्तन और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, तो इसमें कौन सा आएगा? मूल अधिकारों से परिवर्तन। मैंने आपको बताया था कब, एक तो बताया था आर्टिकल 32, जिसमें उच्चतम न्यायालय में रिट जारी की जा सकती है अगर मूल अधिकारों का हनन होता है। और मैंने बताया था आर्टिकल 226। ठीक है, ये तो उच्चतम न्यायालय में रिट जारी की जाती है 5 प्रकार की, और ये उच्च न्यायालय में, ये उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, और ये उच्च न्यायालय में। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में और ये हाई कोर्ट में। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? इसमें गलती से राष्ट्रपति मत कर देना। ठीक है, क्या करना है? संसद। ये मैंने आपको उस टाइम भी जोर दे करके बताया था कि अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति आता है तो मुझे पता था कि अधिकतम बच्चे राष्ट्रपति कर देंगे, लेकिन आपको क्या करना है? संसद। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उच्चतम न्यायालय जो है नई दिल्ली के अलावा अन्य जगह बैठक का आयोजन कर सकता है। ठीक है, कब कर सकता है? अगर राष्ट्रपति ऐसा आदेश करे। तो आर्टिकल 130 में, आर्टिकल 130 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का स्थान है जो कि कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। लेकिन अगर सीजीआई चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से क्या कर सकता है? उसको अन्य जगह पर भी क्या कर सकता है? अधिविष्ट कर सकता है। और कितनी बार हुआ है? 2 बार। उसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किसी घोषित निर्णय अथवा पहले से दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, इसका आंसर बताओ आप, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, इसका आंसर बताओ आप। अब देखो आर्टिकल 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 138 में शक्ति में वृद्धि कर सकती है। आर्टिकल 139 में अनुषंगिक शक्तियाँ दे सकती है। तो आर्टिकल 137 में क्या है? अपने निर्णय से बदल सकती है। मैंने बताया था केजरीवाल बन सकती है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी घोषित निर्णय अथवा पहले से दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, किससे संबंधित है? जनहित याचिका से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का आरंभ माना जाता है
न्यायिक पुनरावलोकन का जो है आरंभ कहाँ से माना जाता है? ठीक है, ये कहाँ से माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा कहाँ से ग्रहण की गई है? कहाँ से की गई है? अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनहित याचिका के संदर्भ में, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए, जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जनहित याचिका का श्रेय न्यायाधीश पीएन भगवती और कृष्ण अय्यर को माना जाता है। ये तो ठीक है। कृष्ण अय्यर को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? नहीं, ये जो जनक माना जाता है ये किसको माना जाता है? पीएन भगवती को। जनहित याचिका का जनक किसको माना जाता है? पीएन भगवती को। ठीक है, तो कौन से कथन सत्य हैं? तो ये वाला कथन सत्य नहीं है, तो केवल एक कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ठीक है, जो प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर किया है? उच्चतम न्यायालय, आपका कंप्लीट टॉपिक जो है कवर कर दिया है। इसके बाद एक वीडियो जो है हम लेकर के आएंगे, किसका? अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है इस वीडियो पे, ठीक है, लाइक और कमेंट्स जो है अच्छे रहते हैं, टारगेट करें क्या? टारगेट नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आपका रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं लेकर के आऊँगा उच्चतम न्यायालय के कम से कम 100+ प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनकी व्याख्या सहित हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो और उस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका उच्चतम न्यायालय में किसी भी एग्जाम्स में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो इस क्लास को जो है आप एग्ज़ाम से पहले 2 बार देख के चले जाना। अगर उच्चतम न्यायालय में से प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो, और आपके जो प्रश्न है, आपके जो डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।